Lieutenant General, I think you've almost done Vani Prakashan a huge favor by selling out his book today, the way you spoke. Thank you so much. It was a pleasure listening to you. The publicist we all need. Absolutely. Don't be surprised to receive a phone call from Mr. Maheshwari soon. और इसी के साथ मैं देख रही हूँ कि राहुल देव जी अब यहाँ पे पधार चुके हैं, जो इतने वरिष्ठ पत्रकार, हिंदी सेवी तथा भारतीय भाषाओं के संवर्धन के पक्षधार हैं। वे सम्यक न्यास के न्यासी हैं। हिंदी के बारे में उनका विचार है कि अगर हिंदी के महत्व की बात करें तो आज़ादी के बाद से हिंदी का महत्व बढ़ा है, बढ़ता रहा है और बढ़ता रहेगा और बढ़ना भी चाहिए। हिंदी को मजबूत करने के लिए सरकार को बहुत प्रयत्न करने होंगे। सरकार को चाहिए कि वह प्राथमिक शिक्षा के माध्यम के तौर पर मातृभाषाओं को बनाए रखे। अगर प्राथमिक शिक्षा में मातृभाषाओं को निकाल दिया जाए तो केवल हिंदी ही नहीं बल्कि भारत की अन्य क्षेत्रीय भाषाओं को भी अंग्रेजी के हाथों बिकने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसे ही ग्रेट थिंकर, थॉटफुल राहुल देव जी, स्टेज आपका है, कृपया पधारिए एंड से अ फ्यू वर्ड्स। थैंक यू राहुल जी। आपके लिए ओ, अरे वाह वाह, कैसा यार, सीधे बोलना है आप। यहाँ तो सारे मित्र ही मित्र हैं, तो सबको नमस्कार और भयानक देर से आने के लिए क्षमा। अब लखनऊ वालों को कुछ तो अदा दिखानी पड़ती है, क्यों पद्मेश जी? तो सीधे बात पर आता हूँ। पद्मेश जी का परिचय तो सबको हो ही गया होगा और उसके लिए तो एक पूरा अलग सत्र करना पड़ेगा। बहुत मुश्किल है क्योंकि उनकी मित्रता, उनके आतिथ्य, उनकी उदारता, उनकी विचारशीलता, उनका चिंतन, उनका लेखन, व्यवहार, मित्र वत्सलता, इन सब से मैं शायद ही कोई यहाँ हो जो अपरिचित हो। तो मुझे इस बात का गर्व है कि वो हमारे लखनऊ की एक विभूति हैं और लखनऊ की सुगंध दुनिया में फैलाने में बड़ा हाथ अपने पिता के बाद उनका भी बहुत रहा है। तो उनसे परिचय तो पिछले साल इन्हीं दिनों हुआ था, उनके साथ रहने का एक मौका भी मिला, लेकिन उनकी मैं बताऊं आपको कि मुझे इतना अफसोस हो रहा है। आपकी कविता मैंने आज पहली बार पढ़ी, ठीक से सुनी थी लेकिन ठीक से ठहर के आज पढ़ी, अनिल जी की भूमिका के साथ। और तो पहली चीज़ तो मैं ये कहना चाहूँगा कि वो मूलतः कवि हैं। गद्य उनके कविता के बाद आता है, नहीं? और वो मतलब विलक्षण कविताएं हैं। उनका एक तो सब कुछ, उनके विचार और जो उसमें भाव हैं, और उससे भी ज़्यादा जो सरलतम शब्दों के साथ जो बिल्कुल जकड़ और पकड़ लेने वाला, भीतर चले जाने वाला छंद है उनका, वो बहुत आश्चर्यजनक है, बहुत प्रभावशाली है। डेड एंड तो पूरी पढ़ी, सारी कविताएं, कहानियां पढ़ी। निश्चय ही डेड एंड जो एक कहानी है वो तो बहुत है ही, और उसमें आपका जो दो माताओं के गोद में आपने जो जीवन जिया है उसकी झलक बार बार, उसके द्वंद्व भी आते हैं, उसके सुख भी आते हैं, उसके दुख भी आते हैं, स्मृतियाँ, नॉस्टैल्जिया, चुनौतियाँ, सफलताएं,
लेकिन मैं कहूँगा कि जो उसकी अंतिम 2 कहानियाँ हैं पद्मेश जी, वो मुझे बहुत ज़्यादा असाधारण रूप से अच्छी लगी। कब तक और यात्रा। कब तक इसलिए कि वो आजकल के इस माहौल में बड़ी मौजूद है। आज हम जिस माहौल में हैं, विभाजन के, दिलों के विभाजन के, रिश्तों के विभाजन के, और भी बहुत सारे विभाजन धर्मों के, संप्रदायों के चल रहे हैं और उनके बीच में रिश्ते जैसे बदल रहे हैं, उसमें ये बहुत महत्वपूर्ण कहानी है और मुझे लगता है कि इसको ठीक से दर्ज किया जाना चाहिए, इसके महत्व को और उसके कथ्य को। दूसरी कहानी है यात्रा। बहुत छोटी कहानी है, कुल मिला के शायद ये 200-300 शब्द होंगे, है ना। लेकिन आप देखिए, मैं कुछ उससे शुरू करता हूँ, कुछ पंक्तियाँ, अंतिम पंक्तियाँ पढ़ रहा हूँ। और ये पंक्तियाँ वो केवल एक साहित्यकार की नहीं हैं, ये एक आध्यात्मिक यात्री की। यात्रा में मैं हूं या मुझ में यात्रा। मैं हूं ही कहाँ, मैं हूं ही कहाँ। मैं कल वो था और आज ये हूं। दिया जाता है जो नाम बस वो हूं। मैं आत्मा नहीं हूं, मैं शरीर हूं जो मेरी पहचान है। ऐसी पहचान जो मेरे मैं के साथ बदलती रहती है शरीर के साथ। मैं और मेरी कोई पहचान नहीं, पहचान तो जैसे बस शरीर की है, जिसमें रहती है आत्मा किराएदार की तरह, या रहता है शरीर आत्मा में किराएदार की तरह। ये एक बिल्कुल ही अलग तेवर की और भाव की कहानी है, जो मैं पहली बार हिंदी में इस तरह की कहानी इस भाव भूमि, विचार भूमि पे पढ़ रहा हूँ कि ये एक ऐसे व्यक्तित्व की या चरित्र की कहानी है, एक आत्मा की कहानी है कहना होगा, जो अपने इस जन्म से लेकर अपने को और अपने अनुभवों को देख रही है, और उसके साथ ही इस शरीर को छोड़ के जब वो दूसरा शरीर ग्रहण करती है, उसके अनुभव को भी वो देखती है। तो ये जो स्मृति है, जो हम लोग में से किसी को नहीं मिलती, हमें पिछला जन्म याद नहीं रहता, कम से कम हिंदू तो ऐसा मानते हैं, बौद्ध भी और हमारे कई और धर्म मानते हैं, पुनर्जन्म को जो मानते हैं। लेकिन मैं नहीं जानता कि उनको स्मरण है कि नहीं पिछले जन्म का, लेकिन ये जो बात है इसमें वो बहुत महत्वपूर्ण है और ये सीधे वेदांत तक हमको ले जाती कि कुछ है जो हमसे पहले था, शरीर लिया उसने, जिया, फिर वो मरा, उसके बाद एक और शरीर लिया, लेकिन वो वही है। और वो कौन है, कैसा है, ये नहीं जान सकते। यही सृष्टि का अंतिम रहस्य है और वो रहस्य ही रहेगा। बहुत बहुत मैं बधाई देना चाहता हूँ पद्मेश जी आपको। ये मेरे लिए बड़ी एक चौंकाने वाली कहानी है, जिसमें किसी भी चेतना को या चेतना के अंश को जो शरीर ग्रहण करता है, वो विश्वात्मा का अंश है या ईश्वरात्मा का, परमात्मा का अंश है, उसको जाने देते हैं, लेकिन वो एक चेतना का चित्त अंश है। वो रंग भेद, नाम, रूप, पद, पदवी, अनुभव, विभिन्न परिस्थितियां, इनके बीच से गुजरता हुआ कैसे अपने को देखता हुआ चलता है, वो वही रहता है, लेकिन उसके इन तमाम नाम रूप भेदों के कारण उसको देखने वालों का जो रिस्पॉन्स उसके प्रति होता है, इसके कारण उनका अनुभव और उसका अपना अनुभव कैसे बदलता जाता है। और अनुभवों की और दृष्टियों की और जिसको हम कहते हैं बोध की, इन विविधताओं के बीच में एक है जो अखंड है, जो अनंत है, जो सदा जीवित है और जो सदा जागृत है। तो ऐसी जागृत चेतना की ये कविता, छोटी सी कहानी, ये बहुत विलक्षण कहानी है। डेड एंड तो निश्चित रूप से
इस पुस्तक का शीर्षक दिए जाने योग्य कहानी है, बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत गहरी भी है। और वो जीवन की जो एक अनिवार्य अनिश्चितता है कि जीवन कब किस मोड़ पर कहाँ लाके हमें खड़ा कर देगा और हर कब कौन सा मोड़ अंतिम मोड़ हो जाएगा, यानी पड़ाव और डेड एंड हो जाएगा, ये उसकी कहानी है। तो हम समझते हैं कि हम हर मोड़ हमें एक नई यात्रा पर डालता है, एक नई यात्रा के साथ साथ नई प्रत्याशाओं की राह पर भी डालता है। हर मोड़ के साथ हमारी नई आशाएं जगती हैं और अचानक हम पाते हैं कि कुछ ऐसा होता है कि हम ठिठक कर पाते हैं कि अब तो यात्रा ही खत्म हो गई। तब न तो कोई मोड़ आना है, सिर्फ खड़े रहना है, ठिठक जाना है। तो वो जो एक मैं फिर वहीं आता हूँ, चेतना के ठिठक जाना है। पता नहीं कितना अंतिम है ठिठकना या रुक जाना। डेड एंड क्या सचमुच डेड एंड होता है? ये नहीं। हर तथाकथित डेड एंड के से भी कुछ नई पगडंडियाँ, कुछ नई कोंपलें जीवन की निकलती रहती हैं। जीवन मैं समझता हूँ ऐसा ही है, वो कभी रुकता नहीं। और आपकी दूसरी कहानी तो बता ही रही है कि वो तो मृत्यु के साथ भी नहीं मरता, रुकता नहीं। तो रुकना तो है ही नहीं, ये सब यात्रा में है। लेकिन यात्रा का जो अनुभव है वो हमें हर बार एक नया स्वाद, एक नया गंध, नई गंध और अनुभव दे जाता है। थोड़ी सी बात इसकी मैं कविताओं पर बाद में आऊँगा, लेकिन कब तक एक 6 साल का बच्चा है जो 1971 का समय है और वो देख रहा है, बड़ा हो रहा है, धीरे धीरे चीज़ों को समझ रहा है। और उस समय भारत पाकिस्तान युद्ध का और 71 के युद्ध का का प्रसंग है। हवा में उस तरह की बातें हैं, घृणाएँ हैं, वो हमारा एक दुश्मन देश है, हम युद्ध में हैं, हम हार रहे हैं, हम जीत रहे हैं, हमने किसी को हराया, हम जीते। और उस देश में रहने वाले वो हैं, कुछ वो ऐसे हैं जो हमारे यहाँ भी हैं, तो फिर उनके प्रति भी हमारा भाव बदल जाता है, जो आजकल भी हम देख रहे हैं। और ये सन 47 से इस देश का एक अनुभव रहा है कि वह और हम, ये जो एक भेद है वो हमारे कई तरह का, केवल वो धर्मों को लेकर, देशों, राष्ट्रीयताओं को लेकर नहीं है। वो मनुष्य मात्र में जहाँ मनुष्य है वहाँ भेद और विभेद हैं ही, विभाजन हैं ही। लेकिन उनका जो एक बड़ा सच है वो किस रूप में, और इसको देखकर मैं समझ रहा था कि ये लखनऊ की कहानी है, उसी लखनऊ के जिसमें हम आप रहे हैं। और मैं भी लखनऊ के वैसे ही एक मोहल्ले में रहा हूँ जैसे जिसमें आप रहे हैं, जो मिला जुला मोहल्ला, मिश्रित। इसलिए हमारे अनुभव कुछ वैसे अनुभव नहीं है जैसा उन कुछ भाग्यहीन लोगों के होते हैं जो केवल एक ही जैसे लोगों के बीच में सारा जीवन गुजार देते हैं। ये दुर्भाग्य है। हम जितनी मिश्रित संकर स्थितियों में रहते हैं उतने समृद्ध होते हैं, ऐसा मेरा मानना। और जो उनके बीच में एक मिश्रित समाज में रहा है उसका मानसिक और हृदय का फलक भी उतना व्यापक और खुला होता है। तो ये हिंदू मुसलमान, इनका उस बालक का एक दोस्त जो पाकिस्तान चला गया, कुछ दंगों के कारण घर बेच के चला गया, अचानक एक बार मिलता है, फिर दोस्ती हारी होती है, फिर वो उनके अनुभव जो होते हैं, लोगों की दृष्टियाँ, लोगों की। अब ये तो हम एक हिंदू के नाते हम नहीं जानते कि मुसलमान घरों में हिंदुओं को लेकर, पुराने दोस्तों को लेकर क्या कहा जाता होगा, क्या महसूस किया जाता होगा। लेकिन एक हिंदू के नाते थोड़ा हम जानते हैं कि हमारे आम घरों में मुसलमानों को लेकर या दूसरे धर्मों को लेकर हमारी माँओं, दादियों, बुजुर्गों में पहले क्या चीज़ें होती थी, क्या भाव और कैसी दृष्टि होती थी, कैसी। लेकिन दुनिया वहाँ से कहीं निकल कर एक इस बालक को अंतिम समझ या एक अंतिम संतोष उसको होता है, उसकी दोस्ती का जो मैं कहूँगा कि निर्वाण हुआ है, मोक्ष हुआ है, वो इस बात में हुआ है कि उसकी अपनी बेटी इंग्लैंड में एक पाकिस्तानी मुसलमान से ब्याही जाती है और उसे इस बात की खुशी है। तो ये जो ऐसे मैं समझता हूँ हम सबके परिवारों में आजकल ऐसे मामले हैं, मेरे में तो है सब तरह के। तो मैं इस कहानी के लिए विशेष तौर पर बहुत बहुत बधाई आपको देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये कहानी पढ़ी जाए, विशेष तौर पर आजकल
बहुत ज़रूरत है इस कहानी को पढ़े जाने की और समझे जाने की। तो मुझे आदेश तो मिल ही चुका है और मैं इनसे बहुत डरता हूँ, 1 साल से सहम के रहता हूँ। तो कभी समय मिलेगा तो कविताओं पे बात करेंगे। मैं आपकी कविताओं के लिए तो कुछ विशेष बधाई देना चाहता हूँ, और क्या कहूँ, वो एक एक कविता मन नहीं मान रहा है बिना, तो अंतिम कुछ सुना दूँ एक छोटी सी कविता का एक अंश। कहाँ से, सब एक से एक हैं। पुराने ख्यालात का पिता। हम सब अब पिता हो ही गए हैं, इसलिए और शायद हमें समझ में आएगी। जिस ओर करती थी मेरी उंगली इशारा, दुकान का वो खिलौना हो जाता था हमारा। छंद देखिए। जिस ओर करती थी मेरी उंगली इशारा, दुकान का वो कोना हो जाता था हमारा। कभी कभी पल में उसे तोड़ बेपरवाह में बढ़ जाता था दूसरे खिलौने की ओर। पल भर में जैसे मेरी मुट्ठी में कैद हो जाता आसमान का चंद्रमा। त्योहार त्योहार नए कपड़ों का सिलसिला, थमता नहीं था क्रम। आज यह दिला कल वो मिला। 2 कुर्तों और 1 सफारी में उम्र काटते लगते थे मुझे पुराने ख्यालात के पिता। होटलों में बिल से ज्यादा टिप देने पर शान, हुजूर। होटलों में बिल से ज्यादा टिप देने पर शान, दोस्तों को नए नए तोहफे देने पर अभिमान। अपने हाथों से सींचे पौधे से तोड़कर फूल माली मेरी कमीज पर सजाता रहा, और मैं हरी हरी घास पर उसकी पंखुड़ियों को उड़ाता रहा। आने दो आने के लिए रिक्शे वालों से बहस करते लगते थे मुझे पुराने ख्यालात के पिता। आने दो आनों के लिए रिक्शे वालों से बहस करते लगते थे मुझे पुराने ख्यालात के पिता। आज मैं बाजार गया अपने लिए नई घड़ी खरीदने, परंतु लौटा अपने बेटे के लिए नए जूते लेकर, जिसका ब्रांड उसकी पसंद का नहीं था, और मेरा ब्रांड हो गया पुराने ख्यालात का पिता। तो बहुत बहुत बधाई, अभिनंदन। और आपके, अभी तो केवल हम लोग लेखन की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन आपके कृतित्व की चर्चा भी एक दिन अलग से हो, ये भी करना अरुण जी। क्यों? नमस्कार। और अब इस शाम की अदायगी, पुस्तक लोकार्पण की एक औपचारिकता, और उसके बाद पद्मेश जी और आदरणीय सर का व्याख्यान। मेरा निवेदन है, पॉल, would you please join us on stage, please? जितेंद्र जी, अनिल जोशी सर, राहुल देव सर, विवेक जी, पद्मेश जी और अशोक जी हमारे साथ हैं। अरुण जी, बहुत माफ़ी के साथ, क्योंकि ये इतना सजा हुआ हमारा ऑडियंस है, लेकिन मंच की विडंबना है ये। आइए। ये जगह अच्छा होगा। This is a color. उस तरफ कर। Let's add color to the blacks and blues and whites. चलो, यहाँ होगी। Now we are. आइए। कमरे में ठंड ज्यादा हो गई है, तो तालियों की गड़गड़ाहट और गर्माहट दोनों ही पुस्तकों के स्वागत में उपयोग हों।
This for you. धन्यवाद सर। आपका जरूरी हाथ, सबसे जरूरी हाथ तो ये के हाथ ये The translator, the editor, the author, the critic, everyone is together here. Thank you. इस पुस्तक का नाम प्रवासी कुल होना चाहिए। और अब जिनसे मिलने, जिन्हें सुनने हम सब एकत्रित हुए हैं, पद्मेश जी, स्वागत है। 15 साल पहले भी ध्यान रखना।